नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र भारतीय बाजार डीप पेन के साथ कामकाज करते हुए। डीप पेन इसलिए कि आज फ्रंटलाइन इंडेक्स तो टूट ही रहा है, मिड कैप भी टूट रहा है, स्मॉल कैप भी टूट रहा है और सिचुएशन ऐसी है कि एडवांस डिक्लाइन में एक शेयर की तेजी के सामने करीब-करीब 3 शेयर जो कि मंदी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो सबसे पहले इंडेक्स फ्रंट पे सेंसेक्स करीब-करीब 1/4% नीचे कामकाज करते हुए, निफ्टी करीब-करीब 1/4% नीचे कामकाज करते हुए, निफ्टी बैंक 1/4% नीचे कामकाज करते हुए, मिड कैप इंडेक्स 1% नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब-करीब 1% नीचे कामकाज करते हुए। आईटी को छोड़ दीजिए आज तो पूरा का पूरा बाजार लाल निशान में है। पीएसयू बैंक 3% नीचे, ऑटो 1.5% नीचे, एनर्जी 1% नीचे। इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स की बात किया तो रियल्टी आधा परसेंट, एफएमसीजी आधा परसेंट, मेटल करीब-करीब आधा परसेंट नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एफआईएस की बिकवाली बरकरार है, बड़े नंबर के साथ बरकरार है और साथ-साथ मार्केट्स में ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर जो पेन है, वो दिन पर दिन और एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और डीप होता जा रहा है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ वाराणसी से जैन साहब मौजूद रहेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, जैन साहब से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी और अदरवाइज भी। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक थॉट आ रहा है कि ये दुख काहे खत्म नहीं हो रहा। ये कंटिन्यूअसली पेन चल रहा है और बनाई जा रहा है, बनाई जा रहा है। जिस शेयर को आज आपने साल के लो पर देखा, कल वो फिर एक नया लो काटेगा, परसों फिर एक नया लो काटेगा। क्या सिचुएशन चल रही है? सर नमस्कार, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। सर ये 2-3 हफ्ते से हम बात कर ही रहे हैं कि इंडेक्स में तेजी स्पिल ओवर होके मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं आई है और अगर इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग भी आती है तो मिड कैप स्मॉल कैप एकदम मुंह के बल गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब इंडेक्स को छींक भी आई तो इनको बुखार आ जाएगा, वो भी वायरल फीवर। तो एग्जैक्टली वही हुआ। इंडेक्स में 3 दिन से छींक आ रही है, सर्दी पकड़ी है, इन सबको एकदम से बुखार बिस्तर पकड़ लिया है, ड्रिप चढ़ना स्टार्ट हो गई है। ये स्थिति प्रोबेबली अभी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि इंडेक्स में आज सुबह भी जब लाइव था तब भी यही डिस्कस हुआ था कि माल बेच के चलिए। 25,842.95 का स्विंग लो है, 26 नवंबर का लो, वो टेस्ट होते हुए दिख रहा है। और बैंक निफ्टी में जो पहला लेवल हमने डिस्कस किया था कि 59,000 के पास मंथली पीओसी है और वहीं पे पिछले 2 हफ्ते का पीओसी है, ये अगर प्रोटेक्ट हुआ तो बाउंस बैक आएगा। प्रोटेक्ट तो हुआ लेकिन बाउंस बैक एकदम मरा हुआ आया है। हालांकि वीवैप के ऊपर सस्टेन जरूर कर रहा है बट इतना मरा हुआ बाउंस बैक मेरे को इंटरेस्ट नहीं दे रहा है कि मैं लॉन्ग कर लूं। तो अभी भी मैं अवॉइड करूंगा। 59,000 के नीचे टिकता है तो फिर स्विंग लो बैंक निफ्टी पे है 24 नवंबर का लो 58,649.5, ये टेस्ट होते हुए दिख रहा है। तो निफ्टी में जो थोड़ी सी हल्की पॉज आई है इसलिए आई है कि बैंक निफ्टी 3 टाइम फ्रेम पे अलग अलग मेजर सपोर्ट है। तो 3 टाइम फ्रेम के प्लेयर्स एटलीस्ट अपनी शॉर्ट तो बुक कर ही रहे हैं, इफ नॉट बाउंस बैक के लिए लॉन्ग शॉर्ट तो बुक कर ही रहे हैं। तो जैसे ही 59,000 के नीचे टिका नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। और ये लास्ट, अगर ये लास्ट सेलिंग होती है तो आप मान के चलिए कि जो वीकर मिड कैप स्मॉल कैप है 10 बिलो 20, 20 बिलो 50 मूविंग एवरेज, ये सिंपली आपको वीकर स्टॉक्स दिखाएगा। इनमें एकदम मुंह के बल गिरावट आ जाएगी जिसकी बेसिक शुरुआत आपको रेलवे और ये एसजेवीएन आरवीएन एसजेवीएन एनएचपीसी इस टाइप के काउंटर्स में प्राइमा फेसी देखने के लिए मिल रहा है कि बाउंस बैक में भी ये काउंटर नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। तो बाइंग क्लाइमेक्स वाले काउंटर में एक 20% की डाउन मूव अगले 5-6 दिन में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है और स्ट्रॉन्गर काउंटर्स में भी एक 8-10% की पुल बैक आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन शॉर्ट 3 हफ्ते 2 हफ्ते से जो हम बोल रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप से दूर रहिए, अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। अनलेस यू आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो कहीं कहीं स्मॉल पॉकेट्स में आप छोटी छोटी बाइंग देख सकते हो जहाँ पे 10, 20, 50 एक दूसरे के ऊपर है या फिर बेसिंग आउट पैटर्न्स है, तो वहां पे प्रीएम्प्टिव आप थोड़ा सा देख सकते हो। बट आउटराइट जिसको हम कहते हैं कि फुल फॉर्म में बैटिंग करना, इस समय आपको अपना विकेट बचाना ज्यादा जरूरी है। नहीं, विकेट तो हमेशा जरूरी होता है बचाना जैन साहब, लेकिन दो हिस्सों में बात करूंगा कि हम हमेशा निफ्टी निफ्टी बैंक के बारे में बात करते हैं। पहला तो मुकाबला निफ्टी निफ्टी बैंक को छोड़ ही देते हैं कि वो तो चले ही जा रहे हैं और स्मॉल कैप मिड कैप टूटे जा रहे हैं। लेकिन अब जो मुकाबला है वो ये है कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके शेयर भी वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर मिड कैप इंडेक्स 1% नीचे तो शेयर 5-5% नीचे आ रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की सिचुएशन आप कैसी देख रहे हो चार्ट पर? सर अगर इंडेक्स को देख रहे हैं तो इंडेक्स टू इंडेक्स स्टॉक कंपेयर करेंगे तो वहां पे 1-2% के आसपास ही गिरावट है मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स में। मतलब मिड कैप इंडेक्स देख रहे हो तो उनके 150 स्टॉक, स्मॉल कैप देख रहे हो तो उनके 250 स्टॉक
उनमें उतनी गिरावट नहीं है जितनी ब्रॉडर स्पेस में, क्योंकि शेयर तो 6,000 लिस्टेड है, इंडेक्स में तो 250 ही है। तो वो 250 के जब आप बाहर देख रहे हो ना, तो वहां पे कत्लेआम मचा हुआ है कि मतलब एकदम भीड़ में वो जलियन वाला बाग करवा दिया है कि आपको कोने में खड़ा कर दिया और गोलियां मार रहे हैं। तो इंडेक्स फ्रंट पे आप देखोगे तो आपको एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखेगी, वहां पे तो मैनेजमेंट चल रहा है। और उसकी एक वजह ये होती है, एसआईपी का पैसा हर महीने फ्लो हो रहा है, तो फंड मैनेजर को तो डिप्लॉय करना ही है और उसको इंडेक्स बीट करना है, तो इंडेक्स स्टॉक्स ही में कर रहा है। इसलिए इंडेक्स स्टॉक में आपको थोड़ा सा डाउन साइड में क्वेश्चन जरूर दिख रहा है, पर उससे बाहर निकल के आप ब्रॉडर स्पेस में आ जाओ, एकदम कत्लेआम मचा हुआ है। तो ऐसे समय बेस्ट चीज ये होती है कि जहां पे अर्निंग्स ठीक है, नंबर्स ठीक है, मार्जिन्स ठीक है, आपकी बेसिंग आउट पैटर्न बन रहा है, ऑर्डर बुक ठीक है, इस टाइप की 4-5 चीजें अगर आपको मिलती हैं, उन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में बनाए रखिए। थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव बाय कर लिया, डिप में थोड़ा सा ऐड कर लिया, ब्रेकआउट पे पूरा ऐड कर लिया, मतलब ये वॉच लिस्ट की तरह तैयार रखिए। जैसे मार्केट पलटेगा, इन्हीं में से विनर्स निकल के आएंगे। तो जैन साहब, एक चीज और, आईटी आज थोड़ा सा रिस्पाइट में है। आप इंडेक्स के टॉप गेनर देखो, उसमें टीसीएस जैसे शेयर आज सबसे आगे है, विप्रो आगे है। क्या है, डॉलर रुपी का इक्वेशन इन्हें सपोर्ट कर रहा है, या डिफेंसिव बाइंग वापस आई है कुछ घूम के? तो देखिए, दो चीज थी। एक तो डॉलर प्ले, क्योंकि 88.75 पे, 88.76 पे एक अपनाइडल ब्रेकआउट है छोटा सा यूएसडी आईएनआर में, उसका टारगेट 90 रुपए 90 पैसा है। तो अभी खिंच के 90 रुपए 21 पैसा आया है और 90 रुपए 90 पैसा चला जाएगा। तो ऑल टाइम लो पे रुपी है, वो इनको कुशन कर रहा है, क्योंकि जितना डी वैल्यू होगा ट्रम्प इफेक्ट उतना न्यूट्रलाइज होता जाएगा। जैसे चाइना अपनी करेंसी डिवैल्यूएट करके ये सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, इनके लिए एक नेचुरली ऐसा हो गया कि रुपी डाउन, मतलब रुपी में गिरावट आई, तो इनको वो नेचुरल कुशन मिल गया। दूसरी चीज, लगभग जितने ऑल टाइम हाई से काउंटर लार्ज कैप वाले गिरे थे, सब 30% गिर चुके थे। तो लार्ज कैप में तो एकदम ब्लाइंड होता है कि 30% गिरा, आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दो, थोड़ा 19-20 इधर उधर महीना 2 महीना बाद चलेगा या कोई पहले चल जाएगा, बट चल जाएगा। जिसका रिसेंट एग्जांपल हमने एशियन पेंट्स में देखा था कि 3 महीना एक्स्ट्रा समय ले लिया उसने बेस बनाने में, लेकिन उसकी पूरी भरपाई उसने एक वर्टिकल मूव में कर दी। फिर मूव 3 महीने का स्लो स्लो नहीं आया, एक ही महीने 1.5 महीने में वर्टिकल मूव भी आ गया। तो आईटी में वही था, एक तो वैल्यू बाइंग एरिया पे खड़े थे, दूसरा पॉजिटिव न्यूज की हम जो वेट कर रहे थे कि लोग रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि रिजल्ट पॉजिटिव आए, वहां पीछे से बैकडोर एंट्री यूएसडी आईएनआर की हो गई, वहां से क्वेश्चन मिल गया, तो वैल्यू बाइंग प्लस एक पॉजिटिव ट्रिगर, तो आईटी ट्रिगर कर दिया। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि आईटी में टाइमिंग करने की जगह इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक या आईटीबीज, इनको भरते चलिए। धीरे धीरे करके आईटी इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे निकल जाएगा। मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ फिर भी पिटे रहेंगे, लार्ज कैप चलते रहेंगे। चलिए जरा एक बार निफ्टी के टॉप गेनर लूजर लेकर आए स्क्रीन पर। आज किस तरह की स्थितियां वहां पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आज अगर टॉप गेनर कोई नाम है तो आईटी ही है। विप्रो, टीसीएस दोनों बैंक से, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, ये दोनों खरीदारी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो कार्नेज ज्यादा बड़ा मिड कैप लार्ज कैप में नहीं है। मैक्स हेल्थ केयर, श्रीराम फाइनेंस, एम&एम, टाटा कंज्यूमर, यहाँ पर थोड़ा बहुत फॉल है। लेकिन यही अगर आप मिड कैप गेनर लूजर पे जाएंगे तो वहां सिचुएशन कुछ और है। मिड कैप साइड पर जहां पर खरीदारी है उसमें आइडिया है, बायोकॉन है, टाटा कम्युनिकेशन है, इंडस टावर है, जहां पर खरीदारी है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर बिकवाली में नजर डालेंगे तो बिकवाली सीवियर है। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पावर इंडिया, आईजीएल, जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज कुछ और नामों की बात की जाए जो स्मॉल कैप में चलने वाले हैं, उसमें न्यूलैंड लैब, त्रिवेणी टर्बाइन, हिमाद्री स्पेशलिटी, नारायण रुदाले, जहां पर खरीदारी है। और बिकवाली वाली साइड की अगर बात की जाए तो आज बिकवाली है वो खाट में, एंजल वन में, ओला इलेक्ट्रिक में जो कि साल के लो पर है, एजिस बोपेक में, जहां पर सेलिंग देखने को मिल रही है। तो जैन साहब, जरा एक आईसीआईसीआई बैंक को देखना, मैं ये भी चेक कर रहा था कि आईसीआईसीआई बैंक पिछले एक साल में सिर्फ 5% टर्न देखे गया है, जबकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पर और निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई पर, और सबसे बड़ा कंपोनेंट है उनका। फिर भी क्या किया जाए? अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मेरा फेवरेट काउंटर पूछेंगे, ओला इलेक्ट्रिक, लेकिन आप पूछ लिया आईसीआईसीआई बैंक, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। आईसीआईसीआई बैंक इसलिए नहीं चला सर कि लास्ट ईयर सितंबर 24 से लेके अप्रैल 2025 तक 29 हफ्ते का इसने बेस बनाया था, जिसका ब्रेकआउट 1351 पे आया। उसके बाद से 33 हफ्ते हो गए हैं ब्रेकआउट के आसपास ही झूल रहा है, बीच में हाई भी बनाया था 1461। तो ये होता है जब वीकली चार्ट आप लगाएंगे 10, 20, 50 मूविंग एवरेज के साथ, तो बेस, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद टारगेट अचीव करने की जगह एक और बेस,
तो बेस पैटर्न से ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग होते हैं, बेस ऑन बेस पैटर्न अगर बनता है तो ये एक्सट्रीमली स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि एक्यूमुलेशन पूरे हुए बिना अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर वहां पे पॉज होता है। तो ये बेस ऑन बेस पैटर्न है। अगले 1-1.5 साल यहाँ से आप पकड़ के चलोगे तो आपको हाईएस्ट या जिसको कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ में सबसे तेज एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक होगा। नीचे मतलब पहले में एक्सिस या आईसीआई दो में से एक होगा, दूसरे पे दूसरा आएगा, तीसरे पे एचडीएफसी आएगा। तो तीनों में से ये क्लियर है कि एचडीएफसी तीसरे पे रहेगा। पहले का बहुत क्लियर नहीं है कि एक्सिस बैंक ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा या आईसीआईसीआई करेगा। दोनों तेज रहेंगे, तो अगर किसी को पैसा लगाना है तो आधा एक्सिस आधा आईसीआईसीआई में लगा लीजिए। 1-1.5 साल में दोनों फर्स्ट सेकंड पोजीशन के लिए लड़ते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक भी दूसरा अंडर परफॉर्मर था बैंक्स में, जो कि नहीं चल रहा है। खैर, शुरुआत करते हैं जरा सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करते हैं आपके सवालों पर। अगर आपका भी कोई सवाल है जैन साहब से, आप कोई भी शेयर पर उनकी राय जानना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तरीका आपकी स्क्रीन पर है। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है। और इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ पर भी आप कमेंट के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अब पहला सवाल पूछता हूँ, वो है यूरेका फॉर्ब्स के ऊपर विभा जैन साहब का। इन्होंने बोला है कि क्या इसके ऊपर कोई आउटलुक दीजिए, कि वैसे भी अभी रिसेंटली नया हाई बनाकर आया अपना, क्या करना चाहिए इसमें? तो देखिए, बाजार के अगेंस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ तो शो कर रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि नेगेटिव डाइवर्जेंस भी क्लियरली विजिबल है और मार्केट भी उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में। ये स्मॉल कैप आएगा, 12,500 करोड़ का मार्केट कैप है। तो और हाईस जो नए हाई लगे थे 645 के ऊपर, वहां पे टिक नहीं पा रहा है। तो आई वुड वेट। डेली पे, वीकली पे, मंथली पे, तीनों पे अपने 10-20 मूविंग एवरेज से बहुत दूर है। फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपके पास है और आप थोड़ा सा ये हीट ले सकते हो 615 तक की, तो 615 का आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए जब तक एटलीस्ट वीकली मूविंग एवरेज कैचअप ना हो जाए, मैं नहीं बाई करूंगा। ओके, तो अभी नहीं, आप वेट कर लीजिए और थोड़ा समय दीजिए, उसके हिसाब से आप रणनीति बनाइएगा। अम, एक सवाल हमारे पास और आया है। 1 से 2 महीने के लिए वेक्टर साहब पूछ रहे हैं, कोई स्टॉक बता दीजिए, है क्या आपके दिमाग में कोई? सर, मैं तो इस समय ज्यादातर या तो लार्ज कैप में रहूंगा या ईटीएफ्स में रहूंगा या फिर कैश पे रहूंगा। मैं मिड कैप स्मॉल कैप में फिलहाल ये इस हफ्ते की सेलिंग देखते हुए तो बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। तो लार्ज कैप में कर लीजिए, बेटर है। IT20 बाई करके छोड़ दीजिए, धीरे धीरे करके ऑल टाइम हाई निकल जाएगा। चाहे उसको इन्फोसिस ले जाए, चाहे उसको टीसीएस ले जाए, टेक महिंद्रा ले जाए, एचसीएल टेक ले जाए, बट IT20 ऑल टाइम हाई लग जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, एक सवाल आया है जीत सिंह साहब का, आपके प्रशंसक हैं, फैन हैं। वह पूछ रहे हैं कि सनोफी और बाटा इंडिया, इन दोनों में एंट्री करनी चाहिए क्या? और पेज इंडस्ट्री में रादर वो शेयर ढूंढे इन्होंने जो कंजम्पशन के हैं, अच्छे शेयर हैं और साल के लो पर हैं, क्या इनमें एंट्री करें? सर, पेज इंडस्ट्री में तो देखिए फेल्ड ब्रेकआउट था 48,000 पे। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट 39,000 था, जो हो गया है, लेकिन स्टॉक नहीं रुक रहा है। तो प्रोबेबली मंथली का स्विंग लो ये टेस्ट करने जा सकता है, विच इज समवेयर अराउंड 32,080। तो अभी और 5,000 रुपए की ड्रॉप आती हुई दिख रही है। तो एक बार आपको होल्ड योर हॉर्सेस, अभी शांति से एक बार होल्ड कीजिए। 32,080 आता है तो फिर देखेंगे ये क्या करता है। बाटा इंडिया लगभग 1751 रुपए जब से टूटा है तब से मैं मना कर रहा हूँ, मत कीजिए। 1189 पहला टारगेट था जो अचीव हुआ बाइंग क्लाइमेक्स का या फील्ड ब्रेकआउट का, सॉरी नॉट बाइंग क्लाइमेक्स, फील्ड ब्रेकआउट का। 1189 पहला था जो अचीव हुआ है। 938 दूसरा है जो अचीव होते हुए दिख रहा है। मे बी 938 प्रोटेक्ट होगा, लेकिन होप इज नॉट अ गुड ट्रेडिंग प्लान। वहां पे जब कोई बुलिश एविडेंस मंथली वीकली पे दिख जाएगा तब खरीदेंगे, क्योंकि फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैसा कमाने के लिए, माहौल या मार्केट ब्रेड जिसको कहते हैं, वो इस समय फेवर में नहीं है इस काउंटर के। आखिरी इनका सनोफी, इसमें बल्कि मैंने ये अगर पहली बार नहीं पूछ रहे हैं, किसी और ने पूछा था, तो सनोफी हमने डिस्कस भी किया था। बेरिश फ्लैग बना है 6 नवंबर के आसपास, 4650 टूटा तो 4217 आएगा। कंफर्टेबली 4217 की तरफ बढ़ रहा है काउंटर। तो तीनों स्टॉक को लेकर एक राय आपके सामने रखी गई है, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। सेंको गोल्ड सुहास गोडबोले साहब के पास है, इन्होंने खरीदारी कर रखी है 401 रुपए में। सवाल ये कि ऊपर कब आएगा?
आपको दिख रहा है क्या कब तक ऊपर आएगा? तो मेरे को नहीं दिख रहा है। बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 640 अराउंड, तब से हम डिस्कस कर रहे थे कि लगभग 220 आएगा, बट ये स्टॉक 250 का लो बना के 400 तक बाउंस बैक दिया है और वापस नीचे आ रहा है। जिस भी दिन 299 टूटा, फिर से 250 और 220 का टारगेट खुल जाएगा। ओके। मिर्जा यामिन साहब के पास इंटरेस्टिंग सवाल है। इनके पास मदरसन वायर के शेयर हैं 7 रुपए के दाम पे, और पॉली कैब है 3800 रुपए के दाम पे। ये पूछ रहे हैं क्या इन दोनों को एवरेज कर सकते हैं आप? पॉलीकैब में 7552 का ब्रेकआउट ऑलमोस्ट फेल हो रहा है। डेली पे तो हो ही गया है, वीकली पे इस हफ्ते प्रोबेबली कंफर्म हो जाएगा। हर तरह की रैली बात 7552 तक आती है, माल बेचिए, क्योंकि ये ब्रेकडाउन का पहला ही टारगेट 6257 है और फाइनल टारगेट 4613 रुपए 80 पैसे है। तो बाई की लिस्ट में तो कतई नहीं रहेगा स्टॉक। एम सुमी में जरूर एक प्रीवियस छोटा वाला ब्रेकआउट 43 पे आया था। रीटेस्ट में अगर 43 44 जोन मिलती है तो आप बाई कर सकते हैं। ऊपर में 51 का टारगेट रहेगा और 51 निकलने के बाद स्टॉक में फिर बड़ी तेजी आएगी और टारगेट हम 51 के बाद डिस्कस करेंगे। तो एवरेज करना भी है तो 43 की जोन का वेट करना चाहिए। तो एक राय आपको दी गई है इन दोनों स्टॉक्स को लेके, आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। मोहम्मद रफीक रंगरेज साहब के पास ज्योति सीएनसी के शेयर हैं 990 रुपए के दाम पे, और महिंद्रा लाइफ है 413 रुपए के दाम पे। क्या करें इन दोनों में? ज्योति सीएनसी स्मॉल कैप 250 का हिस्सा है। ब्रेकआउट कैंडल फेल हुई है बिलो 1000 लेवल। 918 का टारगेट खुला है, 50 डे मूविंग एवरेज पे खड़ा है। मे भी एक बाउंस बैक आ सकता है उसके बाद आए, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक जनरली आता है। अगर बाउंस बैक आता है तो ठीक, नहीं आता है और क्लोज करता है 950 के नीचे, 918 तो खुला ही हुआ है और 918 छोटा सा सपोर्ट है, नॉट वेरी बिग। बड़ा सपोर्ट 875 के पास है, तो 918 875 ये जोन खुलती हुई दिख रही है। महिंद्रा लाइफ में ब्रेकआउट है कप एंडल पैटर्न का, 389 पे रीटेस्ट भी कर लिया, उसके बाद वापस नया हाई बना रहा है स्विंग बेसिस पे। बट पूरे स्ट्रक्चर में कहीं भी बड़ी इंस्टीट्यूशन कैंडल नहीं है। 3 इंस्टीट्यूशन कैंडल जरूर है, बट इतना बड़ा बेस जो 1 साल से बन रहा है उसमें केवल 3 इंस्टीट्यूशन कैंडल वॉल्यूम होना, इंस्टीट्यूशन कैंडल्स होना, ये अपने आप में डाउटफुल है। तो अगर आपके पास है तो 380 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, नहीं है तो ब्रेकआउट इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि पुराना बाइंग क्लाइमेक्स ऑलरेडी हुआ है काउंटर में, समय लगेगा इसको डेवलप होने में। ओके। एक और चीज, विशाल राउत साहब का सवाल आया है। पहले तो आपको नमस्कार कर रहे हैं, रिगार्ड्स दे रहे हैं अपने। आदित्य विजन और बेल राइज, इन दोनों में फ्रेश एंट्री कब करनी चाहिए आपके हिसाब से? आदित्य विजन और बेल राइज, सर देखिए आदित्य विजन में तो ब्रेकडाउन आ रहा है और ब्रेकआउट फेल हो रहा है। प्रिसाइसली ब्रेकआउट फेल हो रहा है। 524 तक रिटेस्ट करना था, 2 बार रिटेस्ट किया, एक बार फेल्ड हाई बनाया, एक बार लोअर हाई बनाया, मतलब रिसेंट में लोअर हाई बनाया और अब टूट रहा है। 486 पहला लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रहा है। आपका जो ब्रेकआउट था 524 का, उसका स्टॉप लॉस 486 था। अब ये लोकेशन आ गई है, स्टॉप लॉस का वेट करने की जगह इमीडिएट एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली स्टॉप लॉस भी कटेगा 486 का और 446 तक लॉन्ग लिक्विडेशन भी आएगी। तो आपको पता होना चाहिए कब स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, कब इनिशियल हिट लेके निकल जाना है और अपना मतलब पाप धो लेना है। बेल राइस में जब तक 156 के ऊपर टिक रहा है, आई बिलीव 199 जाएगा। फ्रेश एंट्री आपको करनी है तो 3-4 दिन की टाइट रेंज अगर बनती है तो उसके ब्रेकआउट पे आप कर सकते हैं, या फिर डिप्स पे 156 के अराउंड कर लीजिएगा, ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा 3-4 रुपए का। ओके, तो बेल राइज को लेकर भी आपको एक राय दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। अक्जो नोबल गड़िया मीठा जी पूछ रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। वैसे भी पेंट शेयर साल के लोज के आसपास ही कामकाज कर रहे हैं, क्या करें इसमें? जैसे अभी महिंद्रा लाइफ में हमने डिस्कस किया सर, सेम पैटर्न एक्जो नोबल में भी बना हुआ है, 46 वीक्स का कप एंडल पैटर्न। लेकिन जब तक 3726 के ऊपर नहीं टिकता, आई वुड नॉट बी अ बायर। इसमें जरूर पूरे बेस में 7 से 8 इंस्टीट्यूशन कैंडल्स हैं और रिसेंट 3 काफी अच्छी हैं, बट मैं स्ट्रक्चर ब्रेकआउट के पहले तो नहीं करूंगा। तो 3726 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आएगी
तब मैं कंसीडर करना स्टार्ट करूंगा। ओके। हरीश जी का एक सवाल है, हरीश अडवाणी साहब का। इन्होंने एनएसीएल बाय कर रखे हैं 225 रुपए के दाम पर। ये टाइम भी दे सकते हैं, क्या करें इसमें? एनएसीएल इंडस्ट्री। एनएसीएल इंडस्ट्रीज। हाँ, ये 180, हाँ ये वाला। ये तो सर मेरे ख्याल से पहली बार सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ये कई बार सवाल पूछ लिए हैं। 268 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, वहां से हम बोलते आ रहे हैं कि एग्जिट कीजिए। 187 पहला टारगेट था, जिसके आसपास आके पिछले 20 दिन से कंसोलिडेट ही कर रहा है, कोई बाउंस बैक नहीं दिया है। अब फाइनली ब्रेक डाउन आ रहा है तो 158 तक नीचे बाइंग क्लाइमेक्स का जो प्राइमरी टारगेट है वो कंप्लीट कर सकता है। और ये चीज तो अब तक इतने एग्जांपल्स हम देख ही चुके हैं कि प्राइमरी टारगेट पे बाइंग क्लाइमेक्स के स्टॉक्स नहीं रुक रहे हैं, जो जनरली नहीं भी रुकते हैं। तो फाइनल टारगेट 110 रुपए का है, तो फिलहाल तो 158 दिख रहा है, वहां से मे बी ए बाउंस बैक, बट इवेंचुअली धीरे धीरे करके 110 आ जाएगा। तो 158 पहला टारगेट, 110 आ जाएगा। एक चीज और कि कल परसों परसों बोर्ड ने इनके राइट्स इशू को अप्रूवल दिया 250 करोड़ रुपए के। लेट्स सी वो राइट्स इशू किस भाव पर आता हो, दिखाई पड़ता है। अशोका बिल्डकॉन पे स्वाति जी का एक सवाल आया है। 178 रुपए के दाम पे खरीदारी है, और आर एस इंफ्रा 155 रुपए के दाम पे खरीदारी है। क्या करें इन दोनों में? अशोका अशोका बिल्डकॉन तो अगेन बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर है, इमीडिएट 162 का जो स्विंग लो है, जैसे ही टूटेगा एक बार इसको सर आप वन नहीं, 1 ईयर नहीं, आप इसको 5 ईयर कर दीजिए तो ज्यादा क्लियर दिखेगा। हाँ, ये 1 ईयर में भी ठीक, ये 5 ईयर में, ये जो लास्ट गिरावट आई है इसके बाद ये बॉक्स बना है, अगर ये लो निकला 166 का, एकदम मुंह के बल गिरेगा काउंटर। एक छोटा सा सपोर्ट 141 पे है, बट फाइनल टारगेट 118 रुपए बनेगा। तो स्टॉक एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वीक लग रहा है। 118 रुपए 60 पैसे का टारगेट है। फ्रेश ब्रेकडाउन कंफर्म होगा 166 के नीचे क्लोज होने पे। दूसरा आर एस इंफ्रा, इसमें हमारा स्टॉप लॉस कटा है, हम री एंट्री तब देखेंगे जब स्टॉक 143 के ऊपर जाके ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। हम्म, तो एक राय आपको आर एस इंफ्रा के लिए भी दी गई है। प्रशांत जी पूछ रहे हैं कि क्या श्रीराम फाइनेंस में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है? उनका नजरिया लंबी अवधि का है, लेकिन हालिया गिरावट से वो थोड़ा कंसर्न है। तो क्या ये होल्ड करें या निकल जाए? सर क्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, और वीकर स्टॉक्स में तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ सेलिंग चल रही है। तो नॉट कोई एक अलग चार्ट नहीं है, बट एक चीज आप देखेंगे पिछले 3 दिन में बहुत स्लो शैलो गिरावट है अगेंस्ट द मार्केट, ये अभी भी अपना फोर्ट होल्ड कर रहा है। तो अगर आपके पास लॉन्ग है, 803.90 का आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेडर्स के लिए होना चाहिए। इन्वेस्टर कोई भी तरह की छेड़छाड़ ना करें, 1,000 रुपए आ जाएगा। तो एक राय आपको दी गई है। आप बने रह सकते हैं, वैसे भी कंपनी अच्छी है और थोड़ी बहुत बिकवाली जो मार्केट में चल रही है, लेकिन अभी के लिए आप बने रहिए, ज्यादा बेटर है। आशुतोष रंजन साहब का एक सवाल आया है। ये मेटल, बैंकिंग, फाइनेंस, ऑटो में कौन नेक्स्ट 6 मंथ में विनर होगा? इन चारों में से कोई एक या चारों में अच्छे स्टॉक बता पाए तो बता दीजिए। सर बैंकिंग और मेटल ही होगा, यही विनर होगा। बैंकिंग में प्राइवेट बैंक, एक्सिस और आईसीआईसीआई, मैं एक्सिस ज्यादा प्रेफर करूंगा। और अगर इंडसइंड ब्रेकआउट दिया 900 के ऊपर तो फिर मैं इंडसइंड भी प्रेफर करूंगा। तो अगर नहीं ब्रेकआउट देता है तो सेकंड चॉइस आईसीआईसीआई बैंक है, अगर ब्रेकआउट दे देता है तो सेकंड चॉइस इंडसइंड, थर्ड पे आईसीआईसीआई आएगा, बट टॉप एज ऑलवेज एक्सिस बैंक ही रहेगा। स्लो एंड स्टडी काउंटर, अगर आप फायरवर्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो नहीं आएंगे। स्लो एंड स्टडी अपना कब 1500 रुपए आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा कोई बड़ी कैंडल बनी नहीं, धीरे धीरे रेंगते सरकते आ गया। एनी डे एक्सिस बैंक टॉप चॉइस है। मेटल में आई वुड प्रेफर, अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ वेदांता में है, बट अगर 152 155 की जोन में मिल गया मेरे को टाटा स्टील, मैं खुद ही खरीद के बैठ जाऊंगा। हम्म, तो सबके लिए एक राय आपको दी गई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इन स्टॉक्स में ज्यादा बेटर ऐसे एक्सिस बैंक दिखाई पड़ रहा है। प्रवीण नुन्नीवाल साहब का एक सवाल आया है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर। करीब करीब 64 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है, 1000 शेयर उनके पास। कोई स्टॉप लॉस आप इन्हें सुझा पाए? सर इनको मेरे को याद है कि लास्ट टाइम भी मैंने इनको सजेस्ट किया था कि आप बेटर है कि मूव कर जाएं जहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है, और वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। आप देखिए धीरे धीरे सरकते सरकते 8450 के टारगेट के पास आ ही गया है। कोई बड़ी फायरवर्क नहीं, कोई बड़ी 8-10% की कैंडल नहीं, स्लो एंड स्टडी चलते चलते वो अपने आप
धीरे धीरे करके 8250 समथिंग का हाई लगा है, 8450 का अपना टारगेट था, धीरे धीरे उसके पास आ ही गया और ये स्टॉक अभी भी वहीं फंसा हुआ है। तो इसको अगर मोमेंटम गेन भी करना है ना, तो 71 रुपए निकालना बहुत जरूरी है। अगर आपको रखना ही है, मतलब एकदम ये है कि नहीं यही रखना है, तो 56.8 का स्टॉप लॉस ले लीजिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में और होल्ड कीजिए। मोमेंटम तभी बनेगा या रिलेटिव स्ट्रेंथ तभी बनेगी जब 71 क्रॉस होगा। ओके, दो सवाल और आए हैं राहुल राज साहब की तरफ से। इन्होंने पूछा कि श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, जिसका भी हाल में आईपीओ आया है, इसमें क्या करें, और दूसरा फिशर मेडिकल वेंचर के 50 शेयर हैं, ये भी एक तरफा टूटा है, क्या किया जाए इन दोनों में? तो श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र आईपीओ बेस एक बना था जिसका 198 पे ब्रेकआउट आया था, दूसरा 212 पे ब्रेकआउट आया था। दोनों का मिला के टारगेट 250 था, बट ये स्टॉक टॉप आउट हो गया 237 पे, मे भी मार्केट प्रेशर की वजह से हो गया। तो अभी फ्रेश ट्रेड तो कोई भी नहीं है, 230 निकलेगा तो ही कोई ट्रेड बनेगा। फिशर में जिस आपकी वर्टिकल ड्रॉप है, ओवरहेड सप्लाई बनी है, अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है। वैसे भी बेरिश फ्लैग बन रहा है, अगर ये काउंटर 46.5 टूटता है तो फिर वापस अपना लो 40.5 टेस्ट करने आएगा। हम्म। और एक सवाल सिरमा एसजीएस पर है, घोष साहब का, ये पूछ रहे हैं कि क्या इस दाम पर सिरमा एसजीएस एक अच्छे बाय के तौर पे हम देख सकते हैं? सिरमा एसजीएक्स नहीं, 833 का सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए था जो टूट गया है, तो मे बी मार्केट करेक्शन के प्रेशर में ये भी नीचे आया है। एक बार 742 तक आते हुए दिख रहा है, उस जोन में अगर कोई बुलिश एविडेंस मिला तब जरूर लॉन्ग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पुराना 90 हफ्ते का जो ब्रेकआउट था 660 का, अभी उसका पूरा टारगेट कंप्लीट हुआ नहीं है, तो इसको मैं पुल बैक की तरह देख रहा हूँ। लिक्विडिटी 742 पे है, वहां बुलिश एविडेंस मिला तो बाई कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ सवाल आया है एक डीसीबी बैंक को लेकर। इन्होंने स्टॉप लॉस कटने की बात की है, इन्होंने 185 मिला है, तो शायद कोई आपने कोई स्टॉप लॉस दिया होगा, वो ट्रिगर हो रहा है। तो क्या वो स्टॉप लॉस को ट्रिगर होने दें, बने रहें, क्या करें? सर 147 पे बेस ब्रेकआउट बाई था, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 178 था, 178.69, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, अपनी प्रॉफिट बुक कीजिए और बाहर होइए। नया बेस जब बनेगा तब देखेंगे।